Assalamualaikum students, welcome to the 10th lecture of analytic number theory। पहले हम जरा 9th लेक्चर का रिव्यू करते हैं कि हमने 9th लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो 9th लेक्चर के अंदर हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ किया था और फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो एल्गोरिथम था जिसकी वजह से हमने उसका प्रूफ के अंदर हमने उसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था। उस सोल्यूशन को हमने एग्जांपल्स में देखा कि किस तरह हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करते हुए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का जो सोल्यूशन है, सिस्टम का सोल्यूशन, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अंदर assumptions लेते हैं उसके अंदर congruences हम इस टाइप की लिखते हैं, यानी कि x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2 and so on, x is congruent to ar mod mr। तो हमारे पास इस तरीके से सिस्टम गिवन होता है जिसके ऊपर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेकिन जनरल लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस जो है वो इस टाइप की होती हैं कि इसके अंदर x की जगह के साथ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हमने एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने इसके साथ भी दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए हुए थे। पहले उसको कन्वर्ट किया ऐसे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर सारे के सारे x के जो कोएफिशिएंट्स हैं 1 हो, और फिर उसके ऊपर हमने कहा कि अब हम इसके ऊपर, क्योंकि असम्पशन सेटिस्फाई हो रही हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की, तो इसलिए हम उसके ऊपर अब अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली एल्गोरिथम जो कि हमें सिस्टम का सोल्यूशन देगा। फिर हम ये क्लेम करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम था ये उसका सोल्यूशन होगा। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो प्राइम नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो जिस आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेक्चर्स में कहा था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नंबर्स के लिए वो प्राइम नंबर्स हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमने किया था, उसके अंदर हमने यही कहा था कि हर नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जा सकता है। तो उसका मतलब, और प्राइम नंबर्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको फर्दर डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। अब हम प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम उसको सिर्फ रिलेट कर लें, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पैटर्न इन प्राइम नंबर्स। या इस तरीके से लिख लेते हैं, नो फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये किस तरीके से आ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑड नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, हर एक को छोड़ के अगला इवन होगा, हर एक को छोड़ के अगला ऑड होगा। अगर आप मुझे कहते हैं कि 5 के मल्टीपल्स कैसे होंगे, मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली 5 के डिफरेंस पे पड़े हुए हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं पहला प्राइम नंबर लिखता हूँ 2, देन अगला बिल्कुल उसके साथ पड़ा हुआ है 3, उससे आगे 5 पड़ा हुआ है, 7 है। ये सारे के सारे पहले 3, 5, 7 ऑड नंबर चल रहे थे। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9, इट इज नॉट अ प्राइम। देन 11, देन 13, देन 17, नाउ अब 19, फिर 21 प्राइम नहीं है, 23, 27 भी प्राइम नहीं है, 29 एंड सो ऑन। अगर आप इसको सीक्वेंस पे लेके चलते जाएं तो आपको पता लगेगा कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते कि प्राइम नंबर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नंबर्स के लिए, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम अब अपने मुख्तलिफ तरीके बना के डिवाइसेस जो है वो बना के ये देखेंगे कि हम प्राइम नंबर्स के बारे में मैक्सिमम क्या जान सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि गिवन अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी एक नंबर के लिए, तो पैटर्न निकालना तो बड़ी दूर की बात है, आप प्राइम नंबर के साथ वर्क भी नहीं कर सकेंगे। तो पहले अगर आपके पास एक नंबर गिवन है, से मैंने आपको नंबर दे दिया 23, आपने डिसाइड करना है कि 23 प्राइम है या नहीं है। तो इसका एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा है
कि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करनी शुरू कर दें। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ये अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो मैं 1 से लेकर 22 तक के नंबर लिख लूंगा, सबको चेक करना शुरू कर दूंगा कि क्या ये इनमें से कोई 23 को डिवाइड तो नहीं कर रहा। अगर कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा होगा मैं कह दूंगा 23 प्राइम है। तो ये तो एक सबसे आसान तरीका है जो कि बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तरीका बड़े नंबर्स के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत लिबिलियस हो जाता है। इसको वर्कआउट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि शायद कंप्यूटर्स जो हैं उनको भी काफी टाइम लगता है, सुपर कंप्यूटर्स को भी बहुत टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे मैंने n एक नंबर लिखा, नंबर मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ बताता हूँ कि ये कितना बड़ा नंबर है। सो इस n के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं। सो से अगर मैं ये प्लेसेस करूं, मैं इधर लिख देता हूँ 2 1 3 4 9, तो ये 5 डिजिट नंबर है। इसी को चेक करना हो तो इससे पीछे वाले इट इज 21,349। तो इसका मतलब है कि इसे पीछे वाले 21,348 नंबर्स की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे। अगर इसने प्राइम होना हुआ तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अगर इसने प्राइम होना हुआ और अगर ये प्राइम हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उन सारे नंबर से जो डिविजिबिलिटी है उनका आंसर नेगेटिव मिलेगा और आप किसी जगह रुक नहीं सकते, क्योंकि जब आप रुक जाएंगे उधर आपको पता नहीं लगेगा कि अगले नंबर से हो सकता है डिवाइड हो जाए। तो आप सबके साथ चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर ये किसी से डिवाइड ना हो रहा हुआ तो फिर ये अफर्मेटिव आंसर देगा कि यस दिस नंबर इज प्राइम, या अदरवाइज किसी जगह के ऊपर रुक जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको उसका डिवाइजर मिल गया है जो इस नंबर के अलावा है। दिस मीन्स कि ये नंबर जो है ये प्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए मैं 3 1 4 2 7 9 3 2 1 5 7 ये नंबर लिख देता हूं, ये 16 डिजिट नंबर है, इसको प्राइम चेक करना है। इट्स वेरी टफ, देख के बंदा शायद कहे कि ये पता नहीं कब सॉल्व होगा नहीं होगा। और अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ कि मेरे पास n, मैं नंबर नहीं लिख रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इट इज 2 raised to power 1024 डिजिट नंबर है। इस नंबर के अंदर इतने डिजिट्स हैं, तो ये देखें कि 2 पावर्स लेते जाएं, 2 देन 2 स्क्वायर 4, फिर पावर लें क्यूब 8, फिर 16, फिर आगे आपके पास 32, 64, 256, देन 256 का ट्वाइस करेंगे 512, फिर 10024। तो सिर्फ कोई 2 की कोई तकरीबन कोई 10 तक आप पावर जाएंगे तो ये तकरीबन 1000 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और ऊपर देखेंगे मैंने 2 की पावर 1000 लिखी हुई है, तो इस इनॉर्मस नंबर, इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, इसको इस तरह का कोई नंबर गिवन है इसको प्राइम कैसे चेक करें। तो उसके लिए अब हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं समहाउ हम कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ टेस्ट डिटरमिन करेंगे जो कि हमें ये डिसाइड करने में मदद देंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमारा जो टूल होगा कि हम कंग्रेसेस जो हमने कंसिडर किए हैं वो मॉडुलस हम प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इससे प्राइम नंबर्स की मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अपने कुछ बेसिक रिजल्ट से। पहला रिजल्ट, लेट p be an odd prime and suppose p doesn't divide a। सो सबसे पहले तो आपको इवन प्राइम्स कितने होते हैं, सिर्फ एक है, p is equal to 2। 2 is only even prime, इसका मतलब है कि उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम है। तो जब भी ये स्टेटमेंट लिखी होगी कि p be an odd prime, दिस मीन्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 को एक्सक्लूड किया है, बहुत ज्यादा नंबर्स एक्सक्लूड नहीं किए। तो 2 का आप ज्यादा से डिस्कस भी कर सकते हैं कि उधर क्या थ्योरम बनेगा, उधर ये स्टेटमेंट किस तरह बिहेव करेगी। तो मोस्टली केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे नंबर थ्योरी के टेक्स्ट तो उन्होंने 2 का केस एक्सक्लूड किया होगा, क्योंकि वो सिंपल एक नंबर है, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये भी है कि लेट p be an odd prime, suppose p doesn't divide a, if there exists a number b such that b square is congruent to a mod p, then the congruous x square is congruent to a mod p has precisely 2 incongruent solutions modulo p। कहता है कि अगर किसी इस जैसी congruous का
एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉड पी का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि बी एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो सेटिस्फाई हो रही है, तो यही एग्जैक्टली डेफिनेशन है सोल्यूशन की कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉड पी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो सोल्यूशन बी है, ये गिवन है। वो कहता है कि अगर आपके पास इस जैसी कंग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ दो सोल्यूशंस हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने मॉड पी एज्यूम किया हुआ, यानी कि एक प्राइम नंबर जो कि ऑड प्राइम था। पहले कुछ थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। आपके पास अगर एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉड पी लिखा हुआ है तो मैं इस जैसी जो कंग्रुएंसेस है उनको कहूंगा कि ये क्वाड्रेटिक कंग्रुएंसेस है। क्योंकि इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। अगर आप इसको पॉलिनोमियल के केस के साथ देखें तो लीनियर का मतलब है कि जिसके अंदर इंडिटरमिनेट की हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक जिसमें इंडिटरमिनेट की हाईएस्ट पावर 2 होगी एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म की कंग्रुएंस है जो कि क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस है और मॉडुलो एक प्राइम नंबर है। अब वो कहता है कि अगर ये assumptions हो कि क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस हो और मॉडुलो प्राइम नंबर हो और इस कंग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, ये मेरे पास अगर कंफर्मेशन है तो फिर ये थ्योरम ये बताता है कि सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब जारी बात है कि इसका मतलब है कि अगर आप प्राइम कंसीडर नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो से ज्यादा सॉल्यूशंस निकल आए, किसी के हो सकता है 4 निकल आए, हो सकता है 3 निकल आए। तो हमारी रिस्ट्रिक्शन इस थ्योरम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर है। ये थ्योरम इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर दे रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक कंग्रुएंस है और मॉड पी है तो भाई उसके साथ दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये केस कह रहा है कि अगर है तो दो होंगे, ये थ्योरम ये है। अब देखें इसको प्रूफ कैसे करते हैं। सो सपोज बी इज द solution of x square is congruent to a mod b, that is कि अगर मैं b को इसके अंदर रखूं तो ये सेटिस्फाई करेगा b square is congruent to a mod b। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट माइनस बी। अगर हम माइनस बी को कंसिडर करें तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर गिवन है ए की कंग्रुएंट है, दैट इज ए मॉड बी। तो बी भी इसका सोल्यूशन है और माइनस बी भी इसका सोल्यूशन है। अब हम कहते हैं कि इन जनरल आप अज्यूम कर लें कि इसका जो भी सोल्यूशन है वो कंग्रुएंट है एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉड पी के। इसको सॉल्व करने के देखते हैं कि इसको सॉल्व करें तो पी की प्रॉपर्टीज किस तरीके से इफेक्ट करती हैं इस कंग्रुएंस की। सो जनरल कंग्रुएंस थी एक्स स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू ए मॉड पी। आपने इसके दो सॉल्यूशंस का पता लगा लिया है। अगर b इसका एक सोल्यूशन है तो माइनस बी भी इसका सोल्यूशन होगा, और b और माइनस बी दो डिफरेंट नंबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ये देखते हैं अभी। अब हमने कहा कि अगर इसके अलावा x कोई भी एक तीसरा सोल्यूशन है तो वो भी कंग्रुएंट तो बी स्क्वायर की होगा ना, क्योंकि उस तीसरे सोल्यूशन ने भी इसको सेटिस्फाई करना था, तो तीसरा सोल्यूशन भी a के कंग्रुएंट होगा मॉड p के अंदर, बी स्क्वायर भी a के कंग्रुएंट है, तो ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि वन इज कंग्रुएंट टू सेकंड, सेकंड इज कंग्रुएंट टू थर्ड, देन वन इज कंग्रुएंट टू थर्ड। ये बेसिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब पहले ये क्वेश्चन है एक साइड पे कि वाई बी इज नॉट कंग्रुएंट टू माइनस बी मॉड पी, क्योंकि अगर ये कंग्रुएंट हो गया फिर दो सॉल्यूशंस तो नहीं होंगे, फिर तो एक ही सॉल्यूशन होगा, बी और माइनस बी बराबर हो गए। मैं एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि बी कंग्रुएंट है माइनस बी मॉड पी के, तो क्या प्रॉब्लम पैदा होती है। इसको साइड पे ले जाऊंगा, टू बी इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड पी, इसका मतलब है p डिवाइड करता है 2b को, p 2 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है कि p b को डिवाइड कर रहा होगा।
अगर P B को डिवाइड कर रहा है तो B किसके कंग्रेंट हो जाएगा, 0 मॉड के। लेकिन मैंने तो ये एक नंबर चूज किया हुआ है जिसको P डिवाइड नहीं कर रहा। अगर P A को डिवाइड नहीं कर रहा तो A जो है वो 0 मॉड P नहीं हो सकता, और अगर A 0 मॉड P नहीं हो सकता तो B भी 0 मॉड P नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। इसके बाद मैंने सिर्फ ये चीज यूज की है कि P 2 को डिवाइड नहीं करता। तो अगर आपने P ऑड प्राइम लिया हुआ है तो ये चीज ट्रू होगी, लेकिन अगर आपने सारे प्राइम दिए होते फिर ये ट्रू नहीं हो सकती। तो इन दैट केस मैं कहूंगा कि B और माइनस B मॉड 2 के अंदर सेम है, लेकिन 2 के अलावा हर प्राइम के अंदर डिफरेंट है। अब ये दो डिफरेंट सोल्यूशंस आ गए। अब मैं देखता हूँ कि अगर कोई तीसरा सोल्यूशन होता तो वो कैसा होता। मैंने एक कंग्रेंस बना ली, इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंग्रेंट टू 0 mod P। So x square minus b square is congruent to 0 mod P। इसको हम फॉर्मूला लगा के x माइनस पी एंड x प्लस पी कंसिडर कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस पी इंटू a प्लस पी इज congruent टू 0 mod P। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो डिवाइड करता है इस प्रोडक्ट को x माइनस पी x प्लस बी को। अब प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो वो उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करता है। तो या P डिवाइड करेगा x माइनस बी को या P डिवाइड करेगा x प्लस बी को। तो दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x माइनस बी इज कंग्रेंट टू 0 mod P और x प्लस बी इज कंग्रेंट टू 0 mod P। इस b को उठा के साइड पे ले जाते हैं। x इज कंग्रेंट टू b mod P और x इज कंग्रेंट टू माइनस p mod P। इसका मतलब है कि जो आपने x अज्यूम किया था एनी अदर सोल्यूशन of this congruence x square is congruent to a mod p, उसके बाद भी सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, have only two choices b और माइनस b। इसका मतलब है कि इसके अलावा तो आप कोई सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते। तो ये दो तो हमने कहा कि अगर एक गिवन हो, b अगर गिवन हो तो माइनस b भी जरूर पड़ा होगा, सोल्यूशन आ गया। और इसके अलावा तीसरा ढूंढने की कोशिश की तो मिल नहीं रही। इसका मतलब है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इट हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस। ये कंक्लूड करता है इस थ्योरम को। अब देखते हैं कि 2 के लिए क्यों ये जो वर्क नहीं करता। अगर प्राइम नंबर की जगह कोई और नंबर में चूज कर दूं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं नेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एनालॉजी है इन दोनों के दरमियान अलजेब्रा और नंबर थ्योरी के इस केस के अंदर, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से है। तो 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर देता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है। FTA मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इन ओवर हियर, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के लिए भी FTA यूज करते हैं, लेकिन इधर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कंसीडर कर रहा हूँ। ये थ्योरम ये कहता है कि एवरी n डिग्री polynomial has at most n roots। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करें x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 सॉल्यूशंस, जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a विच इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स, अगर लीनियर है हाईएस्ट पावर 1 है 1 रूट। सो ये n जो है ये डिग्री है, इधर डिग्री 2 है, इसका मतलब है कि 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एट मोस्ट का क्या मतलब है कि आप सॉल्यूशंस किधर देख रहे हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देख रहे हैं तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन आप अपनी फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, रियल नंबर्स में इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है
कि एक इक्वेशन का रियल नंबर्स में कोई रूट ना मिले। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर प्लस 1 करें 0 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, प्लस 1 करेंगे 0 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इसका रियल में कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके है एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन है, लेकिन वो बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हुए। तो इन जनरल हम इधर से इस तरीके से नटशेल में ले सकते हैं कि जितनी डिग्री की इक्वेशन हो उसके उतने रूट्स पड़े होंगे और कहीं ना कहीं पड़े होंगे। आपने कोई छोटी फील्ड कंसिडर कर ली, हो सकता है उधर ना पड़े हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी फील्ड जरूर पड़ी होगी जिसके अंदर उसके सॉल्यूशंस पड़े होंगे। अब हम कांग्रेसेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो कांग्रेसेस के अंदर जो पहली क्वाड्रेटिक कांग्रेस बनती है उसके मुतालिक भी हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू ए मॉड पी। अगर हमने यहाँ प्राइम नंबर रखा हो तो इस कांग्रेस का बिहेवियर भी एग्जैक्टली इस तरह का होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की। इसके या तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आपने कोई ऐसी जगह कंसिडर की हुई है जिधर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप एक्सटेंड करें तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितने करेंगे? इस कांग्रेस की डिग्री कितनी है 2, तो इसके दो ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अगर मॉड पी हो। तो जो अगर प्राइम नंबर्स हैं उनका बिहेवियर एग्जैक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की तरह क्या कांग्रेसेस अगर आप मॉड प्राइम में कंसिडर करें, लेकिन अगर उसके अलावा कंसिडर करें हो सकता है वो इस तरीके से बिहेव ना करें। तो पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं, से एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू, से हम कंसिडर करते हैं 1 मॉड 5। मुझे मॉड 5 में से एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको स्क्वायर करने से आंसर 1 आ रहा हो। पी मैंने 5 ली है, प्राइम ली है। थ्योरम ये कहता है कि या तो उसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, और अगर होगा तो एग्जैक्टली दो सोल्यूशन होंगे। मैं मॉड पी की सारी ऑप्शंस को लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। सो ये ऊपर डैशेस का मतलब है कि ये मॉड 5 के साथ जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। मैं इन सबके स्क्वायर्स करके देखता हूँ। सो ये मैं अगर x की वैल्यू रखी हो तो x स्क्वायर्स क्या होंगे? 0 का स्क्वायर 0, मॉड 5 में ये रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 अब 5 से बड़ा हो गया। मैं इसको फिर मॉड 5 में कंसिडर करना है, मैं 9 को डिवाइड करूंगा 5 से, 5 1 इज 5, बाकी बचा 4, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो 9 इज कांग्रुएंट टू, या दूसरे लफ्जों में इधर लिख लेते हैं 9 इज कांग्रुएंट टू 4 मॉड 5। तो मैंने 3 को पकड़ के जब स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि मॉड 5 में लिखना है तो मैं इसको रिड्यूस कर लूंगा। रिड्यूस किया तो ये 4 क्या आ रहा है, मैंने इधर 4 लिख दिया। देन 4 स्क्वायर इज 16, 16 5 मॉड में नहीं आ रहा, 5 3 15 रिड्यूस हो गया, बाकी 1 बचा, रिमाइंडर 1 आया तो इधर 1 आ गया। तो ये इसकी कंडीशंस है। अब ऐसे कौन से नंबर थे जो इस x की जगह रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि उनको इधर किया जाए तो ये कांग्रुएंस ट्रू होगी कि उनका स्क्वायर कांग्रुएंट हो 1 मॉड पी के। एक तो ये नंबर है, इसका स्क्वायर कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी रहता है, और एक ये नंबर है, इसका स्क्वायर भी कांग्रुएंट टू 1 मॉड पी रहता है। इसका मतलब है कि दिस हैज 2 solutions, precisely x is congruent to 1 and 4 mod p, which is 5। इस तरीके से अब अपरेंटली मुझे नजर आ रहा है कि 4 के लिए भी 2 सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x square is congruent to 4 mod 5 has 2 solutions which are 2 and 3 मॉड 5। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा आप कोई नंबर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू 2 मॉड 5। हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस कांग्रुएंस हैव? सो मुझे एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने से आंसर 2 मॉड 5 आ रहा हो। ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो मॉड 5 के अंदर हो सकते हैं, किसी का स्क्वायर करने से भी मॉड 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि दिस कांग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन। तो ये अब आपको जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था प्रीवियस थ्योरम, वो इस एग्जांपल से काफी क्लियर हो गया कि मॉड पी जब आप कंसिडर करेंगे तो मॉड पी के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज है। आपने कांग्रुएंस लिख ली है, हो सकता है उसका सोल्यूशन ही ना हो, खत्म, बात खत्म होगी। और अगर सोल्यूशन हुआ तो थ्योरम ये कहता है कि भाई सिर्फ 2 हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे।
ना एक हो सकता है ना तीन हो सकते हैं, एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक कांग्रेस थी। तो जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन होंगे, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक जो कांग्रेस है उसके भी एग्जैक्टली दो ही सोल्यूशन होंगे। अब अगर हम कंपोजिट नंबर्स कंसिडर करें या p इक्वल टू 2 का केस लें तो उधर क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तो मैं p इक्वल टू 2 का केस देखते हैं कि p इक्वल टू 2 के केस में क्या है। मेरे पास है कांग्रेस x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू 0 मॉड 2। इधर मैं इन जनरल पहले लगा देता हूँ a और फिर देखता हूँ कि a के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। मॉड 2 के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ सकता है, ये 1 आ सकता है, ये x है, तो x स्क्वायर के पास क्या है, या 0 स्क्वायर इज 0 एंड 1 स्क्वायर इज 1। इसका मतलब है दो कांग्रेस सिर्फ आप बना सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस होंगे मॉड 2 के अंदर। x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू 0 मॉड 2 एंड x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू 1 मॉड 2। x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू 0 मॉड 2 का कितने सॉल्यूशंस है, कितने ऐसे नंबर हैं जिनको ये x की जगह रखा जाए तो ये कांग्रेस सेटिस्फाई हो जाएगी, सिर्फ 1, x इटसेल्फ शुड बी 0। इधर इतने कैसे नंबर हैं जिनको इस पोजीशन पे रखा जाए तो सेटिस्फाई हो जाएगी 1। तो मॉड p इज इक्वल टू 2 के अंदर हैव ओनली 1 सॉल्यूशन। ये इसका स्पेशल केस है, ये लगा हो गया। बाकी सारे आउट प्राइम्स बिल्कुल जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बिहेव करते हैं उस तरह करते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, अब हम प्राइम नहीं चूज करते, कंपोजिट नंबर चूज करते हैं और देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स के अंदर क्या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मैं एक कंपोजिट नंबर चूज कर लेता हूं, से n इज इक्वल टू 12 कंसिडर कर लेते हैं। तो 12 के अंदर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है x के लिए, 0 1 2 3 4 ये हमारे पास x के लिए पॉसिबिलिटीज है। हमने कांग्रेसेस कंसिडर करनी है स्क्वायर के अंदर, क्वाड्रेटिक कांग्रेसेस। मैं हर एक का स्क्वायर करके कंसिडर करता जाता हूँ। मॉड 12 के अंदर ही किसके बराबर आता है, सो 0 स्क्वायर इज 0 1 4 9 16। 16 को मॉड 12 में देखा तो 12 1 इज 12, बाकी 4 25 1 36 0 49 1 64 4 81 is 9 100 is 4 and 121 is 1. अब मैं इन को देखते हुए कांग्रेसेस कुछ लिखता हूं। x स्क्वायर इज कांग्रेंट टू 1 मॉड 12। अब ये वाला नंबर प्राइम नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं पहले देखते हैं कि कोई इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स 1 को अगर यहाँ रखेंगे तो 1 की कांग्रेंट आएगा, एक सॉल्यूशन तो पड़ा हुआ है। अब कितने सॉल्यूशंस हैं, 1 को अगर स्क्वायर करें तो फिर भी 1 के मॉड आता है, 5 का स्क्वायर करें तो फिर भी कांग्रेंट टू 1 मॉड आता है, 7 का स्क्वायर करें फिर भी कांग्रेंट टू 1 मॉड आता है, 11 का स्क्वायर करें फिर भी कांग्रेंट टू 1 मॉड आता है। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशंस हैं 1 5 7 और 11। कितने, 4 सॉल्यूशंस। तो ये सबसे पहला डिफरेंस आपको बता रहा है कि अगर आप कांग्रेस के अंदर इस क्वांटिटी को नॉट प्राइम रखेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि जो डिग्री है सॉल्यूशन उधर तक रुक जाए। तो ये डिफरेंट केस है नंबर थ्योरी के अंदर, स्पेशली कांग्रेसेस के अंदर, कि अगर आप एक कांग्रेस पर्टिकुलर डिग्री कंसिडर करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके मैक्सिमम उतने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नहीं, अगर वो प्राइम है तो वेल बिहेव रहेगी। अगर कांग्रेसेस मॉड प्राइम है तो फिर हम कह सकते हैं हाँ ओके, इसको हम देख सकते हैं कि प्राइम्स के लिए इसके सॉल्यूशंस इसकी डिग्री से बाउंड रहते हैं, इतने सॉल्यूशंस होंगे भी जितनी इसकी डिग्री है। लेकिन अगर उस प्राइम को कंपोजिट से रिप्लेस कर दिया फिर कोई पता नहीं है। इस कांग्रेस के 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैं एक और कांग्रेस कंसिडर कर सकता हूँ इस सारे को देखते हुए 4 की, 4 मॉड 12, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं,
2 को स्क्वायर करें तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर करें 4 आता है, 8 का स्क्वायर करें 4 आता है, 10 का स्क्वायर करें 4 आता है. So x is equal to 2, 4, 8 and 10 are the solutions for the given congruence. तो ये हमने क्लियर कर दिया कि प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का केस डिफर करता है. अब हम जिस तरीके से हमने शुरू में देखा था कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं. तो पहली जो रिजल्ट है जिसको हम आगे यूज करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट p बी अ प्राइम एंड सपोज दैट a इज बिटवीन 1 to p minus 1. सो इन अदर वर्ड्स, अगर p प्राइम होगा और a p minus 1 तक पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली a और p जो है वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, क्योंकि p अपने से पहले किसी भी नंबर के साथ कुछ कॉमन नहीं रख सकता. अगर वो कुछ भी कॉमन रखेगा तो डिवाइजर आ जाएगा उसका 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो वो नहीं हो सकता. इसलिए जितने भी नंबर्स आपने a चूज कर लेंगे जो p minus 1 तक है, 1 से लेके p minus 1 तक, वो ऑटोमेटिकली ऐसे नंबर्स होंगे जो कि जिनका GCD p के साथ 1 आएगा या रिलेटिवली प्राइम होंगे. एंड इफ द congruence हैज अ सॉल्यूशन देन p minus 1 फैक्टोरियल should be congruent to minus of a p minus 1 by 2 mod p. तो पहले तो हमने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया इससे पहले तक. अब हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ. तो अगर पड़ा होगा तो पता 2 पड़े हुए, अगर नहीं पड़ा होगा ये क्वेश्चन है, वो कैसे पता लगेगा कि नहीं पड़ा हुआ. तो या तो वो तरीका जो मैंने पिछले मॉड 5 के अंदर और मॉड 12 के अंदर किया है कि मैं सबको लिख लूं, फिर सबके स्क्वायर्स की लिखता रहूं और फिर उधर से मुझे ओपिनियन भी नजर आ जाएगा कि किसके लिए सॉल्यूशन पड़ा हुआ है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का और किसके लिए नहीं पड़ा हुआ. लेकिन हमारा जो एल्गोरिथम है वो आपको पता है कि स्ट्रांग होना चाहिए. इस तरह का लिबरियस नहीं हो सकता कि मैं प्राइम की वैल्यू अगर बड़ी करती जाऊं, यानी कि 4 डिजिट प्राइम लिख लूं, तो मैं वो 4 डिजिट प्राइम के लिए मतलब हजारों के अंदर मुझे वो सबकी कॉन्ग्रुएंस चेक करनी पड़ेगी, फिर मैं बता सकूंगा कि किसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो ये जो ड्रेसले थ्योरम है ये एक सिंपल समहाउ क्राइटेरिया डिटरमिन कर रहा है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रही है तो सॉल्यूशन होगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रही है तो सॉल्यूशन नहीं होगा. अब देखते हैं कि पहले इसका प्रूफ किया और फिर इसको अप्लाई करके देखते हैं. सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है, से चूज m फ्रॉम 1 to p minus 1, that is 1 is less than equal to m is less than equal to p minus 1. Then there must exist another integer one is less than n is less than equal to p minus 1 such that m into n should be congruent to a mod p. तो पहला हमारा जो क्लेम है वो ये है. इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे? अगर आपने m इस रेंज में लिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि m और p का जो GCD है वो 1 है. इसका मतलब है कि m into something is congruent to 1 mod p, क्योंकि m और p का GCD 1 है. फिर इक्वलिटी एल्गोरिथम अप्लाई करें, दोनों के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, उसको मॉड p में कंसिडर करें, जो p का मल्टीपल खत्म हो जाएगा तो mx इज congruent टू 1 मॉड p रह जाएगा. और ये क्राइटेरिया किसी भी एलिमेंट के इनवर्स बनेगा. तो इधर से भी ये ऑब्वियस है. अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइडों से a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. mx a इज congruent टू a मॉड p, और ये जो ये वाला है इसका नाम n रख लेता हूँ, x इंटू ए. तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो इस तरह लिखा जाएगा m इंटू एन इज congruent टू a मॉड p. तो ये आर्गुमेंट्स हैं कि ऐसा क्यों होगा, जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है वो क्यों ट्रू होगी. अगर हम m चूज करते हैं p-1 के लिए तो उसके लिए एक n जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि
आपने अगर ए कोई भी चूज किया तो एग्जैक्टली वो आंसर देगा। अब हम जो हमारी ओरिजिनल कांग्रेस है उसकी तरफ चलते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर इज कांग्रेंट टू ए mod p has no solution, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसका m और n के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप m और n की वैल्यूज को सेम ले लेंगे, यानी कि m बराबर है n के, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर करने से a mod p आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप n की जगह भी, सो एक मिनट के लिए आप कहते हैं कि m बराबर है n के, आप n की जगह भी m सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप यहां भी m सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा m इंटू m विच इज m स्क्वायर। तो ये कांग्रेस बन जाएगी m स्क्वायर इज कांग्रेंट टू a mod p। तो अगर m स्क्वायर इज कांग्रेंट टू a mod p लिखा हो तो m इज एग्जैक्टली द सॉल्यूशन ऑफ दिस कांग्रेस। इसका मतलब है कि अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो पहला जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि m इज नॉट इक्वल टू n, m n के बराबर नहीं होगा। हर m के लिए एक n पड़ा होगा, ये बात अभी हमने आर्गुमेंट से क्लियर की है। तो अब हमारे पास कितने m हम चूज कर सकते थे? जो जितने m होंगे उतने n होंगे। तो इसका मतलब है कि जितने भी मॉड p के अंदर आपके पास इंटीजर्स ऐसे पड़े हुए हैं वो पेयर्स के अंदर पड़े हुए हैं। हर m के लिए एक n पड़ा हुआ है सच दैट कि आप उसकी प्रोडक्ट करें तो वो आंसर दे रहा है a mod p। सो हाउ मेनी such pairs exist in the range 1 to p minus 1? कितने ऐसे पेयर्स पड़े हुए? तो p मैं अज्यूम कर रहा हूं ऑड प्राइम है, इवन का केस अभी देख लेते हैं। स्पेशली p एक ऑड प्राइम है तो p माइनस 1 एक इवन नंबर होगा। तो 1 से लेके एक इवन नंबर तक, तो अगर से इवन नंबर की तादाद 8 है तो कितने पेयर्स पड़े होंगे? आधे पेयर्स होंगे, 4 पेयर्स होंगे, क्योंकि आपने दो दो को मिला रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि देयर आर p माइनस 1 ओवर 2 पेयर्स इस जैसे सच दैट के m इज कांग्रेंट टू a mod p आ रहा हो। अब उन सब की पेयर्स की प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। इस साइड के ऊपर आपके पास जो टोटल नंबर थे वो थे 1, 2 से लेके p माइनस 1 तक। आपने इसके अंदर पेयर्स बना लिए कि 2 किसी के साथ लगा हुआ है, 1 5 के साथ है, p माइनस 1 से p माइनस 3 के साथ है, तो इनके सबके पेयर्स पड़े हुए हैं। और हर पेयर जो है, एवरी पेयर इज कांग्रेंट टू a mod p। अगर आप सब पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस साइड पे लिखा होगा 1 इंटू 2 इंटू p माइनस 1। और टोटल पेयर्स कितने थे? p माइनस 1 बाय 2, तो a लिखा होगा p माइनस 1 बाय 2 टाइम्स मॉड p के अंदर। इस साइड के ऊपर वो डिफरेंट पेयर्स थे, मुझे नहीं पता था कि किधर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सबको लिख लूं तो मैं रीअरेंज कर सकता हूं उनको, क्योंकि पेयर्स तो आपने चूज किए ना 1 से लेके p माइनस 1 तक, जैसे मर्जी पड़े होते मैं उनको लिख लेता और फिर रीअरेंज कर लेता 1 से स्टार्ट करके p माइनस 1 तक, तो उनकी प्रोडक्ट आ जाती। और इधर जिसके वो कांग्रेंट है उधर की प्रोडक्ट आ रही है, तो हर पेयर कांग्रेंट है a के। टोटल कितने पेयर थे? p माइनस 1 बाय 2, तो ये a कितनी दफा लिखा जाएगा? p माइनस 1 बाय 2 टाइम्स। और ये मैंने रीअरेंज कर लिया, तो इस साइड पे मेरे पास आ गया p माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 से लेके p माइनस 1 की कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, इज कांग्रेंट टू a रेज़ टू पावर p माइनस 1 बाय 2 mod p। If x square is congruent to a mod p has no solution, then it results in this form। ये आपके पास एक इसका केस आ गया। Now suppose otherwise,
x square is congruent to a mod p as a solution. Then by previous theorem, it has exactly two solutions. से मैं उन दो सॉल्यूशंस का कोई भी नाम कंसिडर कर लेता हूँ, b एंड माइनस b. अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर आएगा? b इज कंग्रुएंट टू a mod p. ये मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूं कि सॉल्यूशन से क्या मुराद है. b स्क्वायर is congruent to a mod p and minus b square is also congruent to a mod p. मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ. b into minus p is congruent to minus p square and b square is congruent to a mod p. This means के this is congruent to minus a mod p. क्योंकि ये भी आपके पास b स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो दोनों b स्क्वायर इज कंग्रुएंट टू a mod p आ रहे हैं. b स्क्वायर की जगह मैंने ये लगा दिया और माइनस का साइन वैसे ही आ गया. अब b और माइनस b किधर से थे? b एंड माइनस b आर फ्रॉम 1 to p माइनस 1, लेकिन ये तो नेगेटिव का नंबर है. अब अगर आप एक दफा रिविजिट करें तो नेगेटिव के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है? उसके साथ p को ऐड करते हैं, जिस भी मॉड के अंदर आप कंसिडर कर रहे हैं. तो b p से छोटा नंबर है. जब p माइनस b करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा जो 1 से लेके p माइनस 1 के दरमियान होगा. तो ये सिंपल है. अब मैं कह सकता हूँ r फ्रॉम 1 to p माइनस 1. अगर आपको ये माइनस b इधर प्रॉब्लम भी पैदा कर रहा है तो ये दो नंबर्स आ गए. इनकी कंग्रुएंट जो है वो माइनस a mod p की आ रही है. तो यही दो सॉल्यूशंस आ गए. और जो बाकी सारे के सारे पेयर्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहे जो हम ऊपर कंसिडर कर रहे थे. तो सारे पेयर्स के अंदर से एक पेयर कम हो गया अगर इसका सॉल्यूशन हो. बाकी सारे पेयर्स वैसे ही रहेंगे. अगर आप इसमें से एक पेयर कम कर देंगे तो अब टोटल आपके पास कितने पेयर बचेंगे, ये क्वेश्चन है. सो लेट्स सी, देखते हैं. तो पहले मेरे पास p माइनस 1 बाई 2 पेयर थे. मैंने एक पेयर कम किया, एलसीएम लिया. अब मेरे पास पता लग रहा है कि मेरे पास p माइनस 3 बाई 2 पेयर्स होंगे. टोटल पेयर्स ये आ गए जो बाकी बच रहे हैं. अब मेरे पास जितने पेयर्स थे उनमें से एक पेयर की कंग्रुएंस आ रही है माइनस a के और बाकी सारे पेयर्स की कंग्रुएंस आएगी a मॉड के. अब मैं इस साइड के ऊपर उनको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करूं तो इस साइड पे तो p माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन ही आ जाएगी. इधर आपके पास a आएगा पहले p माइनस 3 बाई 2 टाइम्स और साथ एक सिर्फ माइनस a लगा होगा मॉड p के. ये मैंने क्यों लिखा है? टोटल पेयर्स थे, p माइनस 1 तक टोटल नंबर्स थे. p माइनस 1 एक इवन नंबर आएगा, इसका मतलब है कि पेयर्स बन जाएंगे. उन सब पेयर्स के अंदर से सॉल्यूशन होने की वजह से एक पेयर कंग्रुएंट देगा माइनस a के, और क्योंकि उसके सिर्फ वही दो सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर कोई और सॉल्यूशन नहीं है तो बाकी सारे के सारे पेयर्स कंग्रुएंट देंगे a मॉड p के. तो एक पेयर ने दे दिए माइनस a, बाकी सब ने वही वाला पुराने वाला रखा. तो वो बाकी सारे पेयर्स की तादाद p माइनस 3 बाई 2 है, इसकी तादाद a है. अब मैं इस सबको सम करता हूँ, क्या बनेगा? p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कंग्रुएंट टू a रेज़ टू पावर p minus 3 by 2 into minus a mod p. It is p minus 1 factorial is congruent to minus a p minus 3 by 2. माइनस इस साइड पे कर लिया और पावर इसकी 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं mod p. This implies that p minus
1 फैक्टोरियल इज कंग्रुएंट टू माइनस ए, 2 इधर आ गया एलसीएम, -3 + 2 इज -1, सो p - 1/2 mod p, which concludes the theorem. So p - 1 फैक्टोरियल अगर इस कंग्रुएंस के साथ पॉजिटिव के साइन के साथ आ रहा है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर वो नेगेटिव के साथ आ रहा है तो उसका सोल्यूशन होगा। तो वो जो हमने पिछली एग्जांपल की, एक दफा उसको रिविजिट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास वो क्या आ रही है। अब मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा, मॉड पी के सारी की सारी कंग्रुएंसेस नहीं लिखूंगा। मैंने कंग्रुएंस लिखी x² इज कंग्रुएंट टू 2 mod 5। देखना चाहता हूँ इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। इस साइड पे लिखता हूँ 5 - 1 फैक्टोरियल, और कंग्रुएंट देखता हूँ a which is 2, p - 1 5 - 1/2 mod p mod 5। तो ये देखता हूँ कि ये प्लस के साथ आ रहा है या माइनस के साथ है, इस साइन का मुझे नहीं पता अभी तक, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों को अलग अलग देख लेता हूँ। इस साइड पे है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज व्हाट कंग्रुएंट टू mod 5, और इस साइड पे है 2⁵ 5 - 1 is 4 and it is 2, so 5 - 1 is 4, 4 में से 2 गया बाकी 2 is congruent to what mod 5, ये डिसाइड कर देगा। So 4 फैक्टोरियल is 4 into 3 12 plus 2 24, so it is congruent to 4 mod 5 and 2 square is congruent to 4 mod 5। so ये दोनों congruent है किसके, 4 is congruent to 4 mod 5। इसका मतलब है कि साइन जो आ रहा है वो पॉजिटिव का आ रहा है, दोनों सेम नंबर के कंग्रुएंस है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पॉजिटिव का साइन आ रहा है तो ये पहला केस आ रहा है, पहला केस है, इसका मतलब है कि दिस कंग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन। सो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशंस करके मैंने पता लगा लिया कि मेरी जो कंग्रुएंस है उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ x² इज कंग्रुएंट टू 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव के साथ आंसर देगा, एक दफा प्लस देगा एक दफा माइनस, विच शोज के इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम इन जो बेसिक हमने एक थ्योरम किया डिरिचलेट थ्योरम, उसकी बेस के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। सो पहला हमारा थ्योरम है विल्सन्स थ्योरम। तो ये देखेंगे बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है। अगर p एक प्राइम नंबर है तो p - 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा कंग्रुएंट होगा -1 mod p के। मैं ओरिजिनल कंग्रुएंस लिखता हूँ x² इज कंग्रुएंट टू a mod p, और इसको सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा था कि इसका सोल्यूशन होगा तो p - 1 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो p - 1 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा। तो हमारे पास जो लास्ट थ्योरम है उसमें हमने दो केसेस किए हैं, मैं दोनों लिख लेता हूँ। p - 1 फैक्टोरियल कंग्रुएंट आ सकता है a⁻p - 1/2 mod p के, या p - 1 फैक्टोरियल जो है वो कंग्रुएंट आ सकता है -ap - 1/2 mod p के। एक डिसाइड कर देगा कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है a का। मैं सपोज करता हूं कि मैं a की वैल्यू ही -1 ले लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू -1। मेरे पास कंग्रुएंस क्या बनेगी, x² इज कंग्रुएंट टू -1 mod p। x² इज कंग्रुएंट टू -1 mod p का सोल्यूशन कब पड़ा होगा। सो दो केसेस आ गए, p - 1 फैक्टोरियल इज कंग्रुएंट टू -1 raised to power p - 1/2 mod p, और p - 1 is congruent to minus into -1 p - 1/2 mod p। ये जो आपके पास नंबर है -1 की पावर, ये हमेशा आपके पास आंसर क्या देगा, 1। तो मेरे पास कंग्रुएंस बनेगी x² is congruent to 1 mod p। इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। सो पहला हमारे पास सिर्फ एक कंग्रुएंस गिवन है, और क्वेश्चन में ये पोज करता हूं कि क्या इस कंग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। सो इसके अंदर एक तो नाइव तरीका है कि आप डायरेक्टली देखेंगे क्या कोई x की वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसका क्राइटेरिया यूज कर लें। तो हम दोनों को यूज करेंगे, पहले नाइव तरीके से देखते हैं कि ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है जिसको स्क्वायर करने से भी 1 रहे।
तो बड़ा एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा नंबर है जो इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कंग्रेंट 1 मॉड आएगा, क्योंकि 1 के जितना मर्जी जब पावर्स रहते थे वो 1 ही रहता है। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हैज अ सोल्यूशन। अगर x स्क्वायर इज कंग्रेंट टू a मॉड p का सोल्यूशन हो रहा हो तो ये चीज ट्रू होती है, क्योंकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज p माइनस 1 फैक्टोरियल शुड बी कंग्रेंट टू माइनस 1 p माइनस 1 बाय 2 मॉड p। 1 की कोई भी पावर ले लें आंसर 1 ही रहता है। इसका मतलब है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कंग्रेंट टू माइनस 1 मॉड p। ये थ्योरम हमने यहाँ कंक्लूड कर दिया। अब -1 को अगर आप पॉजिटिव करना चाहे तो कैसे करेंगे? -1 के अंदर ऐड कर देंगे जिस भी आप कंग्रेस के साथ कंसिडर करें मॉड p। तो इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p माइनस 1 इज कंग्रेंट टू p माइनस 1 मॉड p। या इसको इस फॉर्म में इधर से ये भी निकाल सकता हूँ कि p माइनस 1 प्लस 1 इज कंग्रेंट टू 0 मॉड p। एक एग्जांपल छोटी सी देखते हैं। p की वैल्यू रख लेते हैं 5। तो ये चीज क्या बनती है? 4 फैक्टोरियल प्लस 1 विच इज 4 3 12 प्लस 2 24 प्लस 1 25 एंड 5 डिवाइड्स 25 इट इज ट्रू। या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 4 फैक्टोरियल इज कंग्रेंट टू माइनस 1 मॉड 5। तो -1 क्योंकि पता है 4 क्या होता है, तो 4 फैक्टोरियल इज कंग्रेंट टू 4 मॉड 5। 4 फैक्टोरियल इज 24 में से जब आप 5 डिवाइड करेंगे तो बाकी 4 रिमाइंडर आ जाएगी। सो ये इस सारे की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। एक अगर आपके पास आ जाए तो बाकी सारी बनाई जा सकती हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब इसकी बेस के ऊपर हम आयलर्स क्राइटेरिया करते हैं। आयलर क्राइटेरिया क्या है? कंग्रेस के सॉल्युबल होने का। सो मोरलेस इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर जो मेन आइडिया वो सबके अंदर सेम है। तो देखिए आप पिछलों को यूज करते हुए इसको कैसे निकाला जा सकता है। लेट p be an odd prime and suppose p doesn't divides a. In other words, कि a is relatively prime with p. Then x square is congruent to a mod p is solvable or not solvable according। अब एक नई कंग्रेसेस बना ली है। अगर सॉल्वेबल होगा तो ए पी माइनस 1/2 कंग्रेंट आना चाहिए 1 मॉड पी के, और अगर सॉल्वेबल नहीं है तो ए पी माइनस 1/2 कंग्रेंट आना चाहिए -1 मॉड पी के। हम जो प्रीवियस डिरिचलेट थ्योरम है एक दफा उसको देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज कंग्रेंट टू ए मॉड पी। दो पॉसिबिलिटीज हैं, इज सॉल्वेबल यानी कि हैज अ सॉल्यूशन। फिर क्या होगा? इफ नॉट सॉल्वेबल यानी कि डजंट हैव सॉल्यूशन, तो फिर क्या होगा? If it is not solvable, then p minus 1 factorial should be congruent to a raised to power p minus 1/2 mod. And if it is solvable, then p minus 1 factorial should be congruent to minus a p minus 1/2 mod p. p minus 1 factorial के बारे में एक और इंफॉर्मेशन पता लग गई by Wilson's theorem, that p minus 1 factorial is always congruent to -1 mod p। इस p minus 1 को उठा के इसकी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। इसका मतलब है कि इट इज सॉल्वेबल इफ -1 is congruent to -a p minus 1/2 mod p and not solvable if -1 is congruent to a p minus 1/2 mod p। इसको दोनों साइडों पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैं सीधा आप करके लिख रहा हूँ a p minus 1/2 should be congruent to 1 mod p, और इसको a p minus 1/2 is congruent to -1 mod p। सो ये डायरेक्टली आ गई। हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि अगर कांग्रेस सॉल्वेबल हो तो ये चीज होनी चाहिए, और अगर कांग्रेस सॉल्वेबल ना हो तो ये चीज होनी चाहिए।
तो ये डायरेक्टली इधर से आ गया। सिंपली हमने सर दोनों थ्योरम्स को स्टेट किया, डिरिचलेट थ्योरम को, विल्सन थ्योरम को, और उससे ये कंक्लूड कर रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेते हैं और डायरेक्टली देखते हैं वो वाली मॉड 5 की। एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू, दो कांग्रुएंट लिख लेते हैं, 3 mod 5 एंड x इज कांग्रुएंट टू 4 mod 5। डिसाइड करना चाहता हूं कि इन दोनों के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। पहले फर्स्ट को देखते हैं। इसमें a की वैल्यू, मैं जनरल कांग्रुएंस ये है, एक्स स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू a mod प्राइम। a की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 5। क्राइटेरिया सिंपली इसको चेक करने के लिए कहते हैं p माइनस 1/2। इसकी वैल्यू बना लेते हैं, 3 इंटू 5 माइनस 1/2 इट इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 1/2 4/2 इट इज 3 स्क्वायर इट इज 9। मैंने सिर्फ ये देखना है कि 9 किसके कांग्रुएंट है। 9 इज कांग्रुएंट टू व्हाट mod 5 इज 1 और -1। मैं इधर 1 लगाता हूँ और एक दफा इसके साथ -1 लगा देता हूँ और देखता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी कांग्रुएंस ट्रू है। 9 में से -1 किया 8 आ रहा है। क्या 5 डिवाइड करता है 8 को? नो। इसका मतलब है ये कांग्रुएंस फॉल्स है। इसको देखते हैं, 9 इज कांग्रुएंट टू -1, -1 उस साइड पे जाएगा +1, 9 + 1 10, 5 डिवाइड करता है 10 को, यस। तो मेरा जो AP -1/2 है ये कांग्रुएंट आ रहा है -1 के। इसका मतलब है कि दिस कांग्रुएंस हैज नो सॉल्यूशन। ये फर्स्ट कांग्रुएंस। अब सेकंड को कंसीडर करते हैं। a की वैल्यू 4 है, ऊपर 5 - 1/2, so it is 4/2 it is 4 square, 4 square is 16। 16 किसके कांग्रुएंट होगा? दो ऑप्शंस है, या 1 की हो जाए या -1 की हो जाए। So 16, 5 3 is 15, इसके अंदर से रिमाइंडर 1 बचा, so 16 is congruent to 1 mod 5. This is true. This is false. 16 is congruent to -1, then 16 plus 1 is 17 and 5 doesn't divide 17. ये false है। ये true है क्योंकि a raised to power p minus 1/2 congruent 1 क्या आ रहा है? इसका मतलब है कि this congruence has a solution. तो अब somehow अपेरेंटली डिफरेंट नजर आने वाली जो कांग्रुएंसेस है उनका भी हम सोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। एक क्राइटेरिया है, आयलर्स क्राइटेरिया, इसमें a की वैल्यू और p की वैल्यू लगाएं, आंसर्स दो किस्म के आ सकते हैं। हम दो किस्म के आंसर्स में इंटरेस्टेड हैं, या 1 होगा या -1 होगा। अगर 1 है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस कांग्रुएंस का, और फिर हम देखेंगे उसको कैसे निकालें। और अगर -1 है तो हमने डिसाइड कर लिया कि इस कांग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक कांग्रुएंसेस से, यानी कि x की पावर स्क्वायर थी और मॉडुलस हम प्राइम लिया और देखा कि भाई इसके साथ हम इसके सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करेंगे तो कितने होंगे। तो हमने कहा ये वैसे ही बिहेव करता है जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बिहेव करता है कि इसके एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस होंगे अगर पढ़े होंगे तो, अदरवाइज नहीं पढ़े होंगे। फिर हमने डिरिचलेट थ्योरम किया जिसने हमें बताया कि p-1 फैक्टोरियल का और a raised to power p-1/2 का क्या रिलेशन है इन कॉन्टेक्स्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द कांग्रुएंस x स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू a mod p। फिर हमने जनरली एक छोटा सा थ्योरम प्रूफ किया, विल्सन्स थ्योरम, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके आयलर्स क्राइटेरिया बनाया। वो भी एग्जैक्टली सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा है क्वाड्रेटिक कांग्रुएंसेस के, विच इज x स्क्वायर इज कांग्रुएंट टू a mod p, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच।